अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट का कुछ डेटा गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड फिफ्थ रेशो हमें फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। हमें बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड्स के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है इसके अंदर जनरल रिजर्व का अमाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। ये बातें आप बैलेंस शीट के बाहर देख सकते हैं। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट गिवन है 1,20,000। आगे हमारे पास ट्रेड पेबल्स का अमाउंट गिवन है। एसेट्स में देखिए, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं 1,80,000 की। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें क्या गिवन है? ये लोन का है। लोन कितना है? 1,20,000 का हमने लोन लिया हुआ है 15% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो हमने लोन लिया हुआ है, लोन के ऊपर हम कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? 15%। इसके अलावा हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है कितना? 1,80,000। मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कितनी की है? 1,80,000। तो सबसे पहले रेशो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? ये है डेट इक्विटी रेशो। अब डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, डेट इक्विटी रेशो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। सिर्फ यही फॉर्मूला होता है। डेट के अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कह सकते हैं और इक्विटी को हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड्स कहते हैं। अब अगर हम डेट की बात करें तो डेट की फॉर्म में या लॉन्ग टर्म डेट्स की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एक लोन का अमाउंट है। लोन बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 1,20,000। तो आप डेट की जगह 1,20,000 पे रख सकते हैं। अब बात आती है इक्विटी। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। पीछे वाले क्वेश्चंस हम काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी के अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल कितनी है? 1,00,000 रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। जो 90,000 का अमाउंट है, इस 90,000 रुपए में जर्नल रिजर्व का अमाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, आप 1,00,000 रुपए और 90,000 दोनों को टोटल कर दीजिए, दैट इज 1,90,000। तो 1,90,000 आप यहां रख दीजिए, दैट इज इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशो को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास देख लेना आंसर गिवन है 0.63:1। 0.63:1। अब हम नेक्स्ट रेशो की ओर चलते हैं, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। शेयर होल्डर फंड्स हमने क्या फाइंड आउट किए थे? ये रे 1,90,000, ये आप लिख दीजिए। टोटल एसेट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 3,60,000। तो आप 3,60,000 को आप यहां लिख देना, सोल्व करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5278। परसेंटेज की फॉर्म में आप कह सकते हो तो इसको 52.78%। ये है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में हमें ऊपर क्या रखना है? इक्विटी रखना है और नीचे क्या रखना है? टोटल एसेट्स। इक्विटी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे और टोटल एसेट्स हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3,60,000। अब हमें नेक्स्ट रेशो कौन सा फाइंड आउट करना है? दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। अब इसमें टोटल एसेट्स टू डेट, तो डेट आप नीचे रख दो। टोटल एसेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी थी ये? 3,60,000। और डेट का अमाउंट आप ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हो, कितना? 1,20,000। तो ये रेशो आ जाएगा आपका 2:1। आप सोल्व करके देख लेना, ये 2:1 नहीं, सॉरी 3:1 आएगा। 12 3 36 होता है, तो 3:1 आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के अंदर हमको पता है कि फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते आए हैं। ऊपर हमको क्या रखना होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे हम रखते हैं वर्किंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट आपको 1,80,000 रुपए गिवन है, तो आप 1,80,000 रुपए डायरेक्ट रख लीजिए। अब बात आती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आप क्वेश्चन में देखिए क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तीन आइटम आपको करंट एसेट्स की फॉर्म में गिवन है। तो करंट एसेट्स की तीनों आइटम्स का अगर आप जब टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 1,80,000 रुपए। कौन कौन सी आइटम है ये, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन तीनों का टोटल हो गया 1,80,000। अब बात करते हैं कि करंट लायबिलिटीज कितनी है। करंट लायबिलिटीज हमारे पास सिंगल है, कौन सी, ट्रेड पेबल्स की फॉर्म में, कितनी, 50,000। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को आप सोल्व करके देखना, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1.38 टाइम्स। ये हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमने क्रेडिट में सेल की है वो हमें ऊपर रखना होता है, और नीचे हमें क्या रखना है, नीचे हमें रखनी है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट रेवेन्यू के बारे में पता नहीं है, हमने उधार में सेल कितनी की है हमको नहीं पता है, बट डायरेक्ट हमारे पास सेल का अमाउंट गिवन है, वो कितना था, 1,80,000 रुपए। तो आप इस आइटम की जगह पे सीधा 1,80,000 रुपए रख दीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होने चाहिए थे, और हम उसकी क्या कर देते, एवरेज कर देते। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट डायरेक्ट गिवन है, कितना है वो, ये आप क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, ये है 90,000। तो आप ये डायरेक्ट यहां पे रख देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2:1। तो ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। लास्ट रेशो के अंदर मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल कितनी की है नहीं पता है, टोटल सेल का अमाउंट गिवन है, तो आप उसी को क्रेडिट सेल मान लीजिए। और डिवाइड किससे करना है हमें, जो एग्जैक्ट ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है दैट इज 90,000। क्यों रखा हमने, क्योंकि हमारे पास एवरेज करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दोनों का अमाउंट गिवन नहीं था, तो आप एवरेज फॉर्म के अंदर डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट रख दीजिए दैट इज 90,000। तो हमारे पास रेशो आएगा 2:1। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया डेट इक्विटी रेशो, देन प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुछ बैलेंस शीट का डेटा गिवन है, शेयर कैपिटल, सेकंड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फोर्थ आइटम ट्रेड पेबल्स, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश का अमाउंट। इसके बाहर हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल रेशो। ये बात आप ध्यान रखना, हमने वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड आउट करना है, हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट नहीं करना। कौन सा रेशो है ये, वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यस, ये है वर्किंग कैपिटल रेशो। सेकंड रेशो हमें फाइंड आउट करना है डेट इक्विटी रेशो, और थर्ड रेशो हमें फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। जबकि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट सेल कितनी की है, वो है 7,20,000 रुपए। तो ये 9 आइटम्स गिवन है, 8th आइटम कैश और 9th आइटम कौन सी, हमने क्रेडिट सेल की हुई है 7,20,000 रुपए। तो चलते हैं हम फर्स्ट रेशो की ओर, दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशो। तो वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है, 3, आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 8। तो 6, 7 और 8 इन तीनों आइटम का जब आप टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 लाख रुपए। अब करंट लायबिलिटीज हमारे पास दो गिवन है, आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5, ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में। दोनों का टोटल कर देना, ये हो जाएगा 80,000। आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 5 करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में गिवन है। तो ये हमारे पास हो गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। दोनों को आप सोल्व करके देख लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5:1। ये है वर्किंग कैपिटल रेशो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होता तो वो डिफरेंट होता। ये है वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर, दैट इज डेट इक्विटी रेशो।
अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेट की जगह क्या रखना है? डेट की जगह पे हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फॉर्म में, दैट इज आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 का अमाउंट कितना गिवन है हमारे पास? 1 लाख। और इक्विटी, इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। अब शेयर होल्डर फंड्स हमें कौन सी गिवन है? आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 दोनों को जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपए। तो ये हमारा फाइंड आउट कर लेना आप, 0.25:1। तो ये हो जाएगा हमारा डेट इक्विटी रेशो, जिसका फॉर्मूला था डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट रेशो जो हमें फाइंड आउट करना है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ऊपर हमें क्या रखनी है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या रखना है हमें? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है कितनी? 7,20,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है, नहीं तो हम उसकी एवरेज करके यहां पर एवरेज निकालते। क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है, सीधा हमको क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट का अमाउंट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, किसका अमाउंट? ट्रेड रिसीवेबल का। तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट आपको डायरेक्ट गिवन है वो आप यहां पर डायरेक्ट रख लीजिए, 1,20,000। तो यहां पर आप सोल्व करके देख लेना, ये आपके पास आ जाएगा 6 टाइम। तो ये है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रेशो फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट वन वाज वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सेकंड डेट इक्विटी रेशो, एंड थर्ड वाज द ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले अब ये देखिए हम फाइंड आउट कहां कहां से कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां पे रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप सेल्स से, बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का डेफिनेटली फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। जो नेट सेल्स होती है उससे हमें डिवाइड करके उसको परसेंटेज फॉर्म में लेकर आना होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब इस रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आइटम गिवन है, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, परचेज रिटर्न, वेजेस, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो हमारी सेल्स रिटर्न हुई है बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ये भी हमें गिवन है। इन सारी आइटम्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या करना है हमें? सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में हमें ये आइटम नहीं पता है। अब इस आइटम को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। यह है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो गुड्स मैंने सेल की हैं, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी। मान लो मैंने 4 लाख रुपए का माल बेचा, और वो 4 लाख रुपए ऐसे तो नहीं है ना कि मेरे लिए भी 4 लाख का था, हो सकता है कि वो गुड्स मेरे लिए 3 लाख की थी। तो जो गुड्स मैंने बेची हैं उसको बेचने के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आई, तो हो सकता है कि वो गुड्स मेरे लिए 3 लाख की थी। तो वो गुड्स मेरे लिए 3 लाख की थी, मैंने उसको 4 लाख में बेच दिया, तो मेरा क्या हो गया? 1 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो जो बेचने की कॉस्ट है, जो गुड्स मैंने सेल की है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर देखो कौन कौन सी आइटम हमारे पास गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 30,000 रुपए की। परचेज का अमाउंट गिवन है आपके पास 3,05,000, जिसमें से अगर आप परचेज रिटर्न को अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये परचेज हमारे पास एग्जैक्ट आ गई 2,85,000, क्योंकि परचेज में से आप परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि वेजेस का अमाउंट गिवन है, कितना है ये? 32,000 रुपए, तो ये वेजेस का अमाउंट गिवन है। आगे देखिए हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ दिए नहीं हुए, तो आप 0 लिख दीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है आपके पास? 25,000 रुपए। तो ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मैंने यहां पर इनको भी फाइंड आउट करना है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगा 3,22,000 रुपए। तो जो गुड्स आपने सेल की थी उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है? जो गुड्स आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है? 3,22,000। बट वो सेल की कितने में है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ध्यान से, आपने कैश में सेल की, आपने क्रेडिट में सेल की और आपकी सेल्स रिटर्न भी आई। तो इन दोनों के टोटल में से आपने कैश में सेल की प्लस क्रेडिट में सेल की माइनस सेल्स रिटर्न, इन तीनों का बैलेंस आप फाइंड आउट कर लेना। 1,40,000, 3,30,000 माइनस 10,000, तो ये हो गया हमारे पास 4,60,000। आपने सेल कितने की है? 4,60,000। मतलब जो गुड्स आपके लिए 3,22,000 रुपए की थी, जो गुड्स आपके लिए 3,22,000 रुपए की थी, वो आपने कितने में सेल कर दी? 4,60,000 रुपए में। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 1,80,000। कितना? 1,80,000। यस, यही बात मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन में हमको पता होना चाहिए कि जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी। मेरे लिए कॉस्ट थी 3,22,000, उसको मैंने सेल किया 4,60,000 रुपए में। दोनों का डिफरेंस दैट इज ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,38,000। डिवाइड किससे करना है हमें? सेल से। सेल हमारे पास कितनी है? 4,60,000। तो 4,60,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसको आप परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30%। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमारे पास आ चुका है 30%। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स का अमाउंट मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल गिवन थी, कैसे? कैश सेल, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। इन तीनों की आइटम से, इन तीनों आइटम्स की हेल्प से मैंने सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट किया। फिर ये जो सेल की थी इसके ऊपर कॉस्ट मेरे लिए कितनी आई थी, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया? ये फॉर्मूला पुट किया। ये फॉर्मूला पुट किया तो मेरे को पता लग गया कि जो गुड्स मैंने सेल की हैं वो वास्तव में मेरे लिए कितने की थी, इतने अमाउंट की थी। तो दोनों का जो डिफरेंस हो गया दैट इज ग्रोस प्रॉफिट। पुट कीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 30%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में डेफिनेटली हमें ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। अब ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉस्ट का गिवन है। कॉस्ट हमको गिवन है कितनी? 4 लाख। तो यहां पर आप कॉस्ट को रख दीजिए। अब बात आती है कि ये सेल का अमाउंट कहां है। यहां पे देखिए, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए, क्या आ जाएगा? टोटल सेल। टोटल सेल में से हमने सेल्स रिटर्न भी हमको मिली है कितनी? 20,000। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, हमारे पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे। तो जो गुड्स मैंने 5 लाख रुपए में सेल की है वो मेरे लिए कितने की थी? 4 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 1 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1 लाख। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितनी आई? 5 लाख। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा दैट इज 20%। क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स या नेट सेल कह लीजिए मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट तो हमें गिवन थी, यहां रख दी। यहां रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कैसे निकाला? कैश रेवेन्यू, हमने कैश में सेल की, क्रेडिट में सेल की, सेल्स रिटर्न। तो प्लस ये और ये दो आइटम प्लस करनी है, ये आइटम माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगी नेट सेल। नेट सेल में से आप कॉस्ट माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। यहां पुट कीजिए, सेल से आप डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 20%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना होता है। आइटम्स देखिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपए ज्यादा है। हमारे पास परचेज का अमाउंट भी गिवन है 6,90,000 रुपए। हमने कैश में सेल कितनी की है? अमाउंट की फॉर्म में हमें पता नहीं है, बट वो क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। कैश सेल टोटल सेल का 25% है।
टोटल सेल हमने जो की है उसका 25% क्या है, कैश में सेल। अब क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 6 लाख रुपए। तो इन दोनों की हेल्प से हमें कहीं ना कहीं टोटल सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि टोटल सेल जब आप यहां पे रखोगे तो उसमें से आप कॉस्ट को माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जीपी। जीपी आप यहां पे रखना, तो टोटल सेल से आप क्या कंपैरिजन करा के उसको परसेंटेज फॉर्म में फाइंड आउट कर लेना। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है अभी, टोटल सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट करना, क्योंकि टोटल सेल और कॉस्ट की हेल्प से डेफिनेटली हमें जीपी के बारे में पता लगने वाला है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टोटल सेल का 25% क्या है, कैश सेल। तो टोटल सेल को आप क्या मान लीजिए, टोटल सेल को आप मान लीजिए 100। तो कैश सेल आपकी क्या हो गई, इसकी 20%, 25% सॉरी, क्वेश्चन में 25% गिवन है। तो टोटल सेल को अगर आपने 100 कंसीडर किया है तो कैश सेल उसकी कितनी होगी, 25%। तो टोटल सेल में से अगर 100 रुपए में से 100 रुपए में से अगर आपने 25 रुपीज की कैश सेल की है तो 75 रुपीज की क्या हो गई, 75 रुपीज की हो गई आपके पास क्रेडिट सेल। यस, अगर आपने 25 रुपए का माल नकद बेचा है तो 75 रुपए का माल आपने उधार में बेचा है। तो 75 प्लस 25 टोटल सेल आपने कितनी की है, 100 की। तो यहां पर मैंने आपको बस एक रिलेशन बताया है दोनों और तीनों के अंदर, टोटल सेल, क्रेडिट सेल और कैश सेल। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, क्रेडिट सेल हमें अमाउंट की फॉर्म में गिवन है, क्रेडिट सेल हमें अमाउंट की फॉर्म में गिवन है और क्रेडिट सेल हमें परसेंटेज की फॉर्म में भी पता लग गई। तो क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग, क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज के अगर 75% है तो अमाउंट में कितनी गिवन है, 6 लाख। तो टोटल सेल अगर परसेंटेज की फॉर्म में 100 है तो इसको हम अमाउंट की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको सोल्व करना तो हमारे पास आ जाएगा 8 लाख रुपए। यहां पे देखिए मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल अगर परसेंटेज की फॉर्म में 75% है तो अमाउंट में कितनी थी, 6 लाख। टोटल सेल अगर परसेंटेज की फॉर्म में 100% है तो अमाउंट की फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मुलेशन किया, तो मेरे पास टोटल सेल का अमाउंट आ गया, दैट इज 8 लाख रुपए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लीजिए, टोटल सेल कह लीजिए, एक ही बात है। तो 8 लाख रुपए मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है कि कॉस्ट हम कहां से फाइंड आउट करें। अब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन गिवन है। क्या, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कहां से फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास परचेज का अमाउंट तो गिवन है, कितना है ये, 6,90,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन के अंदर वेजेस भी गिवन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन नहीं है, इसको मैं जीरो कंसीडर कर लेता हूं। अब बात आती है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है, तो क्या करें। पहला तरीका तो यह है, आप 50,000 को आप इस अमाउंट में से माइनस कर दीजिए, आपके पास सीधा अमाउंट आ जाएगा 6,40,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप क्या कीजिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 50,000 गिवन है, तो 690 में से 50,000 को आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। तो आप इसको 690 को इसमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके सीधी आप कॉस्ट फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज 6,40,000। अगर आपको यह स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही तो इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। तो आप एक काम कीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री को एक बार आप 1 लाख रुपए मान लीजिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, 1 लाख। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, उससे 50,000 रुपए ज्यादा, तो कितनी हो गई वो, 1,50,000 रुपए। तो आप अब देखिए 790 में से अगर आप 150 माइनस करके देखेंगे फिर भी हमारे पास अमाउंट कितना आने वाला है, 640 आने वाला है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आप 690 में से 50,000 को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं तब भी वही आएगा। इस स्टेटमेंट को अगर आपको समझना है तो ऐसे मान लीजिए कि ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मेरा 1 लाख है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 50,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप 1.5 लाख लिख दो। तो दोनों को, तीनों को, ये जितनी बातें हैं इसको सोल्व करके देखना, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट। तो कॉस्ट को हमने यहां पे रख दिया। अब दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 1,60,000 रुपए हमारे पास जीपी। अब जीपी हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, 8 लाख। तो मल्टीप्लाई 100 कर देना तो हमारे पास से रेशो आ जाएगा, दैट इज 20%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमने यहां पर टोटल सेल फाइंड आउट की। सबसे पहले टोटल सेल का हमारे पास ये रिलेशन गिवन था, टोटल सेल फाइंड आउट की। उसके बाद मैंने कॉस्ट फाइंड आउट की। कॉस्ट कहां से आई, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस्ट आई, यहां पे पुट कर दीजिए, जीपी आ गया, जीपी डिवाइडेड बाय
टोटल सेल मल्टीप्लाई 100, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो 20%।